मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम जॉब करें या बिजनेस करें उसमें अल्टीमेटली जाके होगा क्या, क्योंकि सुनते हुए आ रहे हैं सबसे कि 10-15 साल बाद काम करना ऑप्शनल हो जाएगा, सारी चीज़ मतलब कोई काम करने को बचेगा नहीं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम इम्प्लीमेंट हो जाएगी सारी चीज़, तो फिर मनी का भी कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, फिर मनी की वैल्यू और काम करने की वैल्यू बचेगी क्या? अगर हम 10-15 साल के टाइमलाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, आपकी एज होगी 30-35 साल, हम 50 साल पे चले जाएं, तो 10-15 साल क्यों? 50 साल बाद वैसे ही मरने वाले हैं, तो कुछ करे ही क्यों? नंबर वन, वी डोंट नो कि 10-15 साल है या 20 साल है या 25 साल है या 30 साल है। नंबर वन, ये एआई वाला जो पूरा का पूरा सिनेरियो है। तो अब सवाल ये नहीं है कि 10-20 साल बाद क्या होगा या क्या नहीं होगा, वो तो किसी को पता ही नहीं है। सवाल ये है कि अगले 10 साल तक आपको क्या करना है। 10 साल छोड़ो, अगर 10 दिन भी आपके पास में पैसा नहीं है सरवाइव करने के लिए, तो 10 दिन कैसे होंगे आप इमेजिन करके देख लो। मनी इज लाइक एयर एंड वाटर, उसके बिना आप कैसे सरवाइव करोगे? बट वी नेवर आस्क दिस क्वेश्चन, अ फंडामेंटल क्वेश्चन, व्हाट इज मनी। तो पिछले 6 महीने से अगर आप देखोगे तो मेरी कोई बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं आई है। आई थिंक सिर्फ एक वीडियो आई है जिसका नाम है सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। वो भी किसी को समझ नहीं आई है, बहुत सारे लोग ऊपर से गई है। अगर वहां पे नीचे जाके कमेंट सेक्शन पढ़ोगे तो लोग खुश हो रहे हैं, सर आप वापस आ गए, सर आपकी वीडियो आ गई। किसी को समझ नहीं आ रहा कंटेंट में क्या बात हो रही है। मैं कह रहा हूं मैंने 6 महीने लगा के कुछ रिसर्च करी है जो आप लोगों के सामने रखने वाला हूं, एंड दे आर जस्ट लुकिंग एट इट लाइक एनी अदर वीडियो। सोचो अगर मैंने एक वीडियो अपलोड करी और 6 महीने बाद करी तो उसमें कुछ तो होगा, बट पीपल हैव नो आइडिया। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या कोई आप में से है जो मुझे बता सके कि पैसा, जिसको भी हम पैसा बोलते हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, और वहां से हम अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है पैसे का, उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, जिससे कि हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सके। मेरे अकॉर्डिंग सर, जैसे वो मनी अगर हम बात करते हैं, पहले तो बार्टर सिस्टम चलता था, बट राइट नाउ भी देखते हैं तो इट इज़ ऑलवेज कि अपनी विशेस पूरी कर रहे हैं, राइट। तो मनी को मल्टीप्लाई किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजीज, उनके बेसिस पे। तो जो पैसा बनाने वाली बात है वो देने वाली ही ऑडियंस है, क्योंकि उनकी अगर रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो वही पैसा देते हैं, जो विशेस होती है सबकी पूरी होती है। जो आप कह रहे हो इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो बीच में मिसिंग है। जब तक वो नहीं समझोगे तब तक कुछ समझ नहीं आने वाला। मतलब हम बार्टर से सीधा कहां पहुंच गए कि पैसा कैसे कमाते हैं। मैं पूछ रहा हूं पैसा होता क्या है, पैसा क्या था और क्या बन गया है, और जो अभी पैसा है उसको प्रिजर्व कैसे किया जाए, क्या उसकी वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है। चलो आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, जिसको भी आप पैसा कहते हो, क्या उसकी वैल्यू टाइम के साथ साथ में बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। ये क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आज से 5 साल पहले जो चीजें खरीदने जाते थे वो एक एक्स अमाउंट की आती थी, आज उससे बहुत महंगी है, 2x हो गई, कुछ चीजें 3x हो गई। तो बहुत तेजी से चीजें महंगी हो रही है, बट क्या आपकी कमाई उतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है? तो महंगाई क्या होती है? व्हाट इज इन्फ्लेशन? वी डोंट नो दैट। और इन्फ्लेशन का और मनी का क्या कनेक्शन है आपस में? ये चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है कि अगर इसकी आप एक बार डेप्थ में जाकर के एक्चुअल में देख लो कि ये क्या है, तो इट इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ व्हाट यू थिंक और व्हाट आई यूज्ड टू थिंक। 6 महीने पहले तक मैं जो सोचता था पैसे के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में, सेफ्टी के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में, वो सारे फंडे हिल गए हैं। क्योंकि मेरी प्रॉब्लम क्या है कि एक बार इफ आई स्टार्ट गोइंग डीपर इनटू समथिंग, आई जस्ट गो इनटू इट अनलेस एंड अनटिल, जब तक वो चीज मेरे को बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। आई कीप आस्किंग क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन, जब तक कि उसके बिल्कुल एंड तक नहीं पहुंच जाते। और वहां पर जाकर के जो मैं देख रहा हूं वो मैं किसी को बोल ही नहीं सकता, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आएगा, सबके ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है जिसके बारे में आप लोगों को कुछ नहीं पता है। मतलब करोड़ों लोग जो आज अपने आप को पैसे वाला समझते हैं, यानी 10-20 लाख 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए आपके पास में सेविंग है, वो अगले कुछ सालों में बहुत गरीब होने वाले हैं और बहुत तेजी से गरीब होने वाले हैं, और उन्हें समझ भी नहीं आएगा क्या हो रहा है। और इसमें इतना सब कुछ जुड़ा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जियो पॉलिटिक्स है, ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, देयर इज अ वॉर दैट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, उसका हम पर क्या असर होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग।
तो सर इससे कवर कैसे करा जाए कि अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 50 लाख सेविंग्स है, मैं उसको कैसे मल्टीप्लाई करूं ताकि मैं उस सिनेरियो में ना जाऊं जिस सिनेरियो की बात हम अभी करने वाले हैं। अब मल्टीप्लाई तो छोड़ ही दो, अभी तो सवाल ये उठता है उसको बचाओगे कैसे। मैं ये कह रहा हूं आपके पास में अगर अभी 10 लाख रुपए की सेविंग्स है, वो आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर 2 लाख रह जाएगी, 1 लाख रह जाएगी। अब क्या करोगे? और आपके खर्चे हैं 10 लाख के अकॉर्डिंग। आप खुश हो रहे हो अपने माइंड में कुछ नंबर्स देख करके स्क्रीन के ऊपर कि मेरे पास में तो पहले 5 लाख था, अब 10 लाख हो गया है। पूरी तरह से आप लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है, पूरी तरीके से। फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा इंडिया से बाहर निकालते चले जा रहे हैं, और इंडियन स्टॉक मार्केट को कौन बचा रहा है? आप लोग, जिनका ब्रेन वॉश कैसे हुआ? ऐसी एड्स देख करके जहां पे क्या कहा जा रहा है? म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। अरे मान लिया सही है, बट गलत क्यों है? ये तो कभी किसी ने बताया ही नहीं। कुछ भी दुनिया में क्या सिर्फ सही होता है? या सही भी होता है, गलत भी होता है। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइमिंग कि दुनिया में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये देखा जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश हो रही है तो छतरी सही है, बट अगर सुनामी है तो छतरी काम नहीं आएगी। तो जो भी आप लोग सोचते हो पैसे के बारे में, पैसे से पैसा बनाने के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, वो सब गलत है। जो भी इधर उधर बातें हो रही हैं सब बकवास है। ये अभी नहीं समझ आएगा, 1-2 साल में समझ आ जाएगा। मतलब कि मैंने पिछले 6 महीने में रिसर्च करा और कुछ ऐसा देखा विच टर्न माई होल लाइफ अपसाइड डाउन, माई होल थिंकिंग अपसाइड डाउन। जब मुझे पास्ट समझ आया और प्रेजेंट में जो हो रहा है उसको मैंने देखा, तो इसी से तो फ्यूचर निकलेगा। फ्यूचर कहीं आसमान से थोड़ी ना टपकता है, फ्यूचर कहां से निकलता है? अगर आप पास्ट में देख लो क्या हुआ पिछले हजारों सालों में, उसकी वजह से आज क्या हो रहा है, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अगले 1-2 साल में, 3 साल में क्या होने वाला है, फेयरली एक्यूरेटली। तो इसको स्टडी करो। दैट्स माय सजेशन टू ऑल ऑफ यू। स्टडी द हिस्ट्री ऑफ मनी। ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मनी है, इसकी शुरुआत हुई थी बार्टर सिस्टम से। बार्टर में पहले मनी का मतलब क्या होता था? एक चीज को दूसरी चीज के साथ में एक्सचेंज करो। तो शुरुआत में जो करेंसी थी आज से हजारों साल पहले, वो थी व्हीट, सॉल्ट, स्पाइसेस। उन सब में कुछ ना कुछ इश्यूज थे। फिर फाइनली जो करेंसी पूरे वर्ल्ड वाइड सबने एक्सेप्ट करी, दैट वाज गोल्ड एंड सिल्वर। अब आप इसको रिलेट करना जो मेरा अभी वीडियो आया था उससे। तो हजारों सालों तक क्या था करेंसी का मतलब? गोल्ड एंड सिल्वर। तो बहुत सारे एम्पायर्स ने क्या किया? पहले शुरू में करेंसी निकाली सिल्वर की। इनफैक्ट ये आपने सुना होगा पाउंड, उसका नाम है स्टर्लिंग पाउंड। ये नाम पता है कहां से आया? स्टर्लिंग सिल्वर से। तो हुआ क्या कि जैसे जैसे ये एम्पायर्स बड़े होने लग गए, तो वॉर्स की वजह से इन एम्पायर्स को जरूरत पड़ी पैसे की, बट गोल्ड और सिल्वर तो लिमिटेड था उनके पास में। तो उन्होंने क्या किया? मिलावट कर दी। सिल्वर में कॉपर मिला दिया। पहले थोड़ा सा मिलाया, लोगों को पता नहीं लगा। फिर थोड़ा ज्यादा मिलाया, फिर थोड़ा और मिलाया, फिर थोड़ा और मिलाया, फिर लोगों को पता लग गया। तो लोगों ने उन कॉइन्स को यूज करना बंद कर दिया, और जो एक्चुअल सिल्वर के कॉइन थे उनको अपने पास में रखना शुरू कर दिया। तो उसकी वैल्यू बढ़ गई और करेंसी की वैल्यू हो गई 0। इस तरीके से अलग अलग एरा में अलग अलग तरह के एम्पायर्स हुए, और सब एम्पायर्स की एक ही कहानी है। पहले वो करेंसी शुरू हुई गोल्ड और सिल्वर से, फिर वो डीबेस हो गई। डीबेस होने का मतलब होता है कि उसको गोल्ड और सिल्वर से हटा दिया, काट दिया, और जैसे ही काट दिया उसका डाउनफॉल शुरू हो गया। अब दैट डाउनफॉल could take 10 years, 20 years, 50 years, 100 years, that doesn't matter. बट सबका एक ही अंजाम हुआ, इट ऑल फेल्ड। अपने आप को उस एरा में ले जाओ जब आपको ये बात समझ नहीं आ रही थी, जब ये मिलावट हो रही थी और सब तरफ वो करेंसी यूज हो रही थी, और आपने ऐसे बहुत सारे सिक्के, या अगर आज की बात करी जाए तो कागज के टुकड़े इकट्ठे कर लिए, या अगर और जो एक्चुअल में आज हो रहा है उसकी बात करी जाए तो कंप्यूटर में एक नंबर, जस्ट एन एंट्री, नथिंग मोर देन दैट, नॉट इवन पेपर, पेपर से भी सस्ता, उसको लेकर के आप बैठे हो और आपको लग रहा है कि हमारे पास में तो लाखों रुपए हैं, करोड़ों रुपए हैं। जिस दिन ये इल्यूजन टूटा उस दिन सब खत्म। ये दिन तो आएगा ही दुनिया में, बट अब सवाल उठता है कि दिन कितना दूर है। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ कि होगा या नहीं होगा, होना तो सर्टेन है,
कब होगा, अगर वो आप प्रेडिक्ट कर पाओ तो बच सकते हो। लेकिन कितने बचेंगे और कितने मरेंगे? करोड़ों मरेंगे, कुछ थोड़े बहुत लोग बचेंगे। हमेशा ऐसा ही होता आया है। पेपर करेंसी की शुरुआत कहां से हुई, किसी को आइडिया है? चाइना से। फिर ये धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लग गया। और ये जो पेपर करेंसी है, दैट यूज्ड टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कोई कस्टोडियन है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर सब लोग ट्रस्ट करते हैं, उसने कुछ रिसीट इशू कर दी कि इतने का सोना हमारे पास में पड़ा है, ये रसीद है और गारंटी है कि इतने का सोना या चांदी यहां पर पड़ा हुआ है। फिर लोगों ने आपस में उस रसीद को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया, और जिसको भी चाहिए वो जब चाहे किसी भी पॉइंट पे उधर उस कस्टोडियन के पास में जाएगा, उस रसीद को देगा और उतने का उसको बदले में गोल्ड या सिल्वर मिल जाएगा। तो इट यूज्ड टू बी 100% backed by gold and silver, which is money. अब वो मनी क्यों है, उसके पीछे एक पूरी की पूरी रिसर्च है, उसके ऊपर हजारों किताबें लिखी हुई हैं कि सिल्वर और गोल्ड ही क्यों, वाई नॉट समथिंग एल्स? इट इज नॉट जस्ट लिमिटेड, अगेन देखो, इट इज अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग कि हमें पता कुछ भी नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ पता है। दैट्स वाई हम कभी कुछ नया सीखते ही नहीं है। मेरी जर्नी कहां से शुरू हुई थी? 6 महीने पहले मेरे माइंड में हमेशा जो क्वेश्चन उठता है, दैट इज व्हाट। तो व्हाट इज मनी, बस यहां से जर्नी शुरू हुई, और करते 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 आई वेंट डीपर एंड डीपर एंड डीपर, और फिर मेरे सारे फंडे हिल गए। बट हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास में तो जवाब है। स्कूल में, कॉलेज में ऐसी तो आपको तैयार किया गया है, हर सवाल का जवाब है। जिसके पास में जवाब है वो इंटेलिजेंट है, जिसके पास में सवाल है वो बेवकूफ है। जवाब कहां से आ रहे हैं? किताबों से आ रहे हैं। किताबें कहां से आ रही है? कुछ लोगों ने ये किताबें आगे रिलीज करी है बेस्ड अपॉन जिसमें उन इंस्टीट्यूशंस का फायदा है जिसको गवर्नमेंट बोलते हैं, और उन किताबों को पढ़ करके आप समझ रहे हो कि मेरे को कुछ समझ आया है। जैसे आपने कहा कि गोल्ड और सिल्वर लिमिटेड है, इसलिए वो ग्लोबली एज करेंसी चला। अरे तो लिमिटेड तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उससे भी ज्यादा है, तो वो क्यों नहीं? वाई गोल्ड एंड सिल्वर? देयर आर अदर मेटल्स विच आर मोर इन स्केर्सिटी देन गोल्ड एंड सिल्वर. Why not that? Scarcity is not the reason for making it a currency. कचरा भी बहुत तरीके का ऐसा है जो स्केर्स है, तो वो क्यों नहीं? तो देर आर मल्टीपल रीजन फॉर इट. इसको स्टडी करने में काफी टाइम लग जाएगा, तो कर लो. दैट्स ऑल व्हाट आई कैन से. आप लोगों को क्या चाहिए? आप लोगों को आंसर चाहिए मेरे से. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई कैन नॉट गिव यू ऑल द आंसर्स. तो ये रिसर्च आपको खुद ही करनी होगी. आपको क्या लगता है आपका भला कोई और करेगा? ये आपकी बेवकूफी की सबसे बड़ी निशानी है. जिन ठेकेदारों को आप समझ रहे हो कि वो आपका भला करेंगे, वो अपना भला करने के लिए बैठे हैं पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री. तो डोंट थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक इन आवर कंट्री. मैं ग्लोबली बात कर रहा हूं. तो यू हैव टू गो डीपर इन दिस क्वेश्चन, व्हाई गोल्ड एंड सिल्वर. जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्या कहोगे? बिटकॉइन इज एज गुड एज गोल्ड, और बिटकॉइन में जाके पैसा लगा दोगे. बट कभी डीपली समझा गोल्ड और सिल्वर ही क्यों? एंड व्हाई नॉट टोकनाइज्ड गोल्ड एंड सिल्वर? इन अदर वर्ड्स, एक है गोल्ड, एक है टोकनाइज्ड क्रिप्टो करेंसीज. व्हाई नॉट अ टोकनाइज्ड क्रिप्टो करेंसी backed by physical gold? Why not the best of both worlds? जब मैं बोल रहा हूं तो बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं दुनिया में. तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कब पूछ सकते हो? जब आप डेप्थ में चले जाओ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की, जब तक कि उसका क्लियर आपको आंसर नहीं मिल जाता है, एंड यू कीप आस्किंग दैट क्वेश्चन अगेन एंड अगेन. तो गोल्ड और सिल्वर क्यों था, किस लिए था, उसके पीछे एक दो रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजंस हैं. उन सारे रीजंस को जब आप कंबाइन करते हो तब आपको समझ आएगा कि वाई गोल्ड एंड सिल्वर. अभी हम वहां नहीं जा रहे, बट इतना समझ लो कि कोई बहुत बड़ी वजह है, इनफैक्ट वजह नहीं है, बहुत सारी वजह है जिस वजह से इट वॉज गोल्ड एंड सिल्वर. इट हैज ऑलवेज बीन गोल्ड एंड सिल्वर. इवन नाउ इट इज गोल्ड. जितने भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं वो सब गोल्ड खरीद रहे हैं. स्पेशली ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, हर साल का 1000 मेट्रिक टन सेंट्रल बैंक्स बाय कर रहे हैं गोल्ड, आज भी. क्यों? क्योंकि उनको कुछ ऐसा पता है जो आप लोगों को नहीं पता है. जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ना, इनसाइडर ट्रेडिंग, आपने सुना होगा. तो अंदर वालों को कुछ पता होता है.
तो ग्लोबली मैक्रो लेवल पे क्या हो रहा है वो सबसे पहले गवर्नमेंट्स को पता होता है, बाद में जो इंस्टीट्यूशंस है उनको पता लगता है, लास्ट में जाके पब्लिक को पता लगता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। सो पहले क्या होता था कि अगर आपके पास में एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप पैसा बोलते हो, तो उसको किसी भी पॉइंट पे चेन में कभी भी जा करके जो कस्टोडियन है, दैट कुड बी अ स्टेट लेवल बैंक और अ सेंट्रल बैंक, वहां पे जा करके आप उसके अगेंस्ट में गोल्ड या सिल्वर विड्रॉ कर सकते थे हिस्टोरिकली। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट्स ने ये पब्लिक के लिए बंद कर दिया। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द डीके ऑफ अ सॉलिड मॉनिटरी सिस्टम, नॉट जस्ट इन एनी वन पर्टिकुलर कंट्री बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस वॉज द बिगनिंग। 1913 में, जिसको आज आप फेड रिजर्व बोलते हो, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। उसके कुछ ही साल बाद पब्लिक के लिए इसको विड्रॉ करने का जो ऑप्शन है उसको हटा दिया गया पूरी तरह से। फिर ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट में क्या हुआ, आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, व्हेन यूएस इमर्ज्ड एज द क्लियर कट वर्ल्ड लीडर एट दैट टाइम बिकॉज ऑफ इट्स कैपेबिलिटीज इन डिफेंस एंड वॉर, तो उस एग्रीमेंट में यह हुआ कि डॉलर विल बिकम द रिजर्व करेंसी ऑफ द वर्ल्ड विच इज बैक्ड बाय गोल्ड, और बाकी की जो सारी करेंसीज हैं दोज विल बी मेजर्ड एंड कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर्स। तो अगेन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो लिंक टूटा नहीं है। वो जो वर्ल्ड की जो और करेंसीज हैं उनके पास में अगर डॉलर ज्यादा आ जाता है तो कभी भी फेड रिजर्व के पास में जाएंगे और बोलेंगे कि हमारे पास में $1 बिलियन है, उतने का गोल्ड आपके पास में जो पड़ा है हमको दे दो। तो उतने का गोल्ड पड़ा है, बट इट वॉज नॉट हैपनिंग एट अ पब्लिक लेवल, बट एटलीस्ट एट द लेवल ऑफ कंट्रीज, नेशंस, सेंट्रल बैंक्स। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1971 प्रेसिडेंट निक्सन, ओवरनाइट ही केम ऑन टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन, एंड सेड कि अब आपको जो यूएस डॉलर है उसके बदले में गोल्ड नहीं मिलेगा। अगर इसको ध्यान से समझोगे तो इट इज अ डिफॉल्ट। इट्स एज इफ कि किसी बैंक में आपका सामान पड़ा है और वो बैंक आकर के बोल दे कि अब आप नहीं ले सकते। हाँ, आपको ये चेकबुक तो मिल जाएगी, जितनी चाहिए उतनी ले लो, पैसा नहीं मिलेगा। पैसा क्या था? गोल्ड। चेकबुक क्या है? करेंसी। यहां पर वो लिंक जो बचा कुचा था वो पूरी तरह से टूट गया। किससे? गोल्ड से, सिल्वर से, कोई भी फिजिकल बैग्ड एसेट से। तो फिएट करेंसी मतलब क्या? पेपर। तो अब सारी करेंसीज किससे लिंक हो गई? यूएस डॉलर से। और यूएस डॉलर को पीछे गोल्ड रखने की जरूरत ही नहीं। अब ये क्यों किया निक्सन ने? क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज को ये समझ आ रहा था कि ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है इसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब कि ट्रस्ट ब्रेक हो रहा था। उनको ये समझ आ रहा था कि जितना गोल्ड इनके पास में पड़ा है उससे ज्यादा का इन्होंने डॉलर्स इश्यू कर दिए हैं मार्केट में। एक तरीके से आपके बैंक में 1 लाख रुपए पड़ा है, आपने 10 लाख के चेक इश्यू कर दिए, तो उन्होंने वापस मांगना शुरू कर दिया अपना गोल्ड यूएस से। यूएस के पास में गोल्ड बहुत तेजी से खत्म होने लग गया और उसको समझ आ गया अगर ऐसे मैं वापस करने लग गया, हर कंट्री आ गई वापस मांगने के लिए, तो मेरे पास में इतना गोल्ड ही नहीं है कि मैं दे सकूं। इसलिए निक्सन ने आकर के स्ट्रेट अवे ये बोल दिया। तब तक डॉलर वाज बैक बाय गोल्ड। तो उस एरा के बाद में 1971 के बाद में जो एरा है उसको बोलते हैं फिएट करेंसी, जिस एरा में हम अभी जी रहे हैं। मतलब क्या? यूएस के स्टैंड पॉइंट से देखो कितना बढ़िया हो गया, जितना मर्जी कागज छापो, पूरी दुनिया में वो कागज दो और जो भी उनके एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज है वो ले लो। यू कैन टेक एनीथिंग बाय गिविंग अवे व्हाट? पेपर। अब सवाल उठता है इन्फ्लेशन क्या है? क्योंकि डॉलर की वैल्यू आज से 50 साल पहले जो थी आज भी वही है क्या? चाहे डॉलर हो, चाहे रुपया हो, चाहे कुछ भी हो, तो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन ही बदल गई। आप लोगों के माइंड में जो इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है वो कुछ और है, एक्चुअल में कुछ और है। वो किसी को पता ही नहीं है क्योंकि वो किसी किताब में ही नहीं है। उसके लिए आपको हिस्टोरिकल जो बुक्स हैं वहां जाना पड़ेगा। ये जब फेड रिजर्व बना था 1913 में, उससे पहले इन्फ्लेशन का मतलब क्या था, वहां जाना पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या? बहुत सिंपल था, सप्लाई ऑफ मनी। इकोनॉमी में आप सप्लाई बढ़ाते चले जाओ, दिस इज द कॉज, सप्लाई ऑफ मनी।
उसका इफेक्ट क्या है? इन्फ्लेशन। तो अगर डॉलर की वैल्यू 99% टूट गई, मतलब क्या? जितना डॉलर यानी कि वो पेपर इन सर्कुलेशन था आज से 50 साल पहले, आज उससे 100 गुना ज्यादा है। सिंपल है। तो क्या होता है कि इसमें जो बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है वो ज्यादा टाइम तक इस साइकिल को चला सकती है, क्योंकि इसका जो इनएविटेबल इफेक्ट होता है दैट इज कोलैप्स ऑफ दैट करेंसी, क्योंकि इट लीड्स टू हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है? जो बहुत सारी कंट्रीज में हुआ, लेकिन अगेन उसके बारे में आप लोगों को पता नहीं है कि आज आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो मार्केट में, वो आपको मिल रही है 100 रुपए की। जैसे खाने के लिए दाल चावल चाहिए 100 रुपए की, 1 साल बाद जा रहे हो 200 रुपए की, 2 साल बाद जा रहे हो 500 रुपए की। इसको क्या बोलते हैं? हाइपर इन्फ्लेशन। तो सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं होगा, ये तो होना ही है, क्योंकि पास में जब भी करेंसी को डीबेस किया गया है, वो लिंक को काटा गया है, तो गवर्नमेंट्स क्या करती है? अपने खर्चे बढ़ाती है। पूरी दुनिया में गवर्नमेंट का यही काम है कि गवर्नमेंट को पावर में आना है तो फ्रीबीज देने पड़ेंगे ना, फ्री हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, ये सब जो यूएस में है, इसके लिए कितना पैसा लगता है? बहुत पैसा लगता है। उसके लिए या तो गवर्नमेंट डेट लेगी, कर्जा लेगी, या फिर नोट छापने की मशीन है, छापो। जितना छापते जाएंगे उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर जा करके ये बबल फट जाएगा। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है, आई मे बी रॉन्ग, हम उस टाइम के आसपास हैं। तो जब ये होता है तो क्या होता है? जिनके हाथ में पेपर होता है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और जिनके पास में पैसा होता है उसकी वैल्यू बची रह जाती है। क्योंकि जो पेपर है उसकी वैल्यू टूट गई तो ऐसा लगता है कि उसकी वैल्यू बढ़ गई। जैसे दाल चावल की वैल्यू नहीं बढ़ी है, पेपर की वैल्यू टूटी है। आप कहोगे चावल महंगा हो गया, ये फंडा ही गलत है। अरे करेंसी सस्ती हो गई, क्योंकि अगर कोई भी गवर्नमेंट आकर के जो सच है वो आपको बोल दे तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा ना, तो उसके लिए अच्छे अच्छे नाम यूज करे जाते हैं। क्वांटिटेटिव ईजिंग सुनने में कितना अच्छा लगता है, इसका मतलब पता है क्या है? इन्फ्लेशन मतलब टैक्स। इन्फ्लेशन इज अ हिडन टैक्स ऑन द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री। विच कंट्री? ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसा टैक्स जिसके बारे में आप लोगों को पता ही नहीं है। टैक्स में थोड़ा सा बढ़ जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, आप खुश हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। जो रियल टैक्स है वो तो पता ही नहीं है, वो आ कहां से रहा है। इन्फ्लेशन टैक्स है या नहीं है? और जब करेंसी की वैल्यू टूटती है तो उसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? स्टॉक मार्केट बबल, वो फटता है। पहले के जमाने में क्या होता था? पूरी दुनिया में जो लोग थे, लोग मतलब आप लोगों का पैसा कहां होता था? आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले गोल्ड में, सिल्वर में। उसके बाद कहां आ गया? फिक्स डिपॉजिट में, रियल एस्टेट में। आज की डेट में कहां है? You can call it mutual fund, but it is stock market or debt or a combination of two. दोनों ही बबल्स हैं जो आज नहीं तो कल फटेंगे। और अगर तो वो फटते जैसे पास में फटे, क्योंकि इट्स लाइक अ स्पाइरल, ये धीरे धीरे बड़ा होता है, इसमें बूम बस साइकिल्स होती है, वो फिर धीरे धीरे और बड़ा होता रहता है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और एक दिन पूरे तरीके से वो बलून इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा ही फट जाता है। छोटे लेवल पे वो मैनेजेबल होता है। जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो इंटरेस्ट रेट को ट्वीक करके उसको मैनेज कर सकते हैं। एक पॉइंट के बाद में जा करके वो अनमैनेजेबल हो जाता है। मतलब कि उसके बाद में वो फटता तो है, लेकिन जैसा आप लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है या बिठाया हुआ है सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स ने, कि क्रैश होता है तो कुछ टाइम बाद फिर ऊपर आ जाता है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर क्रैश हुआ, ऊपर नहीं आया, तो क्या करोगे? अगर यूएस की बात करी जाए तो ये जो एआई कंपनीज हैं, अभी तक उनका रेवेन्यू मॉडल कुछ भी क्लियर नहीं है। कब होगा, क्या होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और सबसे बड़ा चैलेंज तो वहां पर यह है कि सामने चाइना बैठा है। आज चैट जीपीटी कुछ निकालता है, कल गूगल कुछ और निकाल देता है जो उससे बेटर है, और उधर चाइना कुछ चुपचाप कर रहा है जो कभी कभी पब्लिकली बताता है कि देखो जी हम भी पीछे नहीं है, बट वो एक ही सेकंड में पूरा खेल पलट देता है। तो चाइना को अंडर एस्टिमेट करना बेवकूफी होगी। तो अगर चाइना को आप समझ जाओ कि एक्चुअल में क्या गेम खेल रहा है और किस लेवल पे खेल रहा है, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस दुनिया में एक इतना बड़ा बबल फटने वाला है और इतने बड़े लेवल पर फटने वाला है, और एक या दो नहीं,
मल्टीपल बबल्स एक साथ फटने वाले हैं। हर बार एक बबल एक टाइम पे फटा है। जैसे सन 2000 में .com बबल फटा था, जिसने पूरी दुनिया को हिलाया था। तो क्या फटा था? सिर्फ एक बबल, स्टॉक मार्केट बबल। 2008 में क्या हुआ था? GFC जिसको बोलते हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, हाउसिंग बबल फटा था। हर बार जब हाउसिंग बबल फटा या फिर स्टॉक मार्केट बबल फटा तो सारा पैसा कहां चला गया? रिजर्व करेंसी में, यानी कि यूएस डॉलर में, विच इज सेफ एंड सिक्योर। बट आज की डेट में यूएस डॉलर की हालत सबसे खराब है दुनिया में। क्यों? डेट है उसके ऊपर। कितना है? कुछ टाइम पहले तक 35 ट्रिलियन डॉलर्स था, आज की डेट में 38 हो चुका है। फिर कुछ महीनों में 50 हो जाएगा। मतलब उसका इंटरेस्ट कितना है? जितना उनका डिफेंस का बजट है उससे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ऑन पेमेंट्स ऑफ डेट, मतलब खर्चा कमाई से बहुत ज्यादा। तो अब उनके पास में दो ऑप्शन बचते हैं, एक या तो डिफॉल्ट कर जाओ, बोलो भाई हम नहीं दे सकते, जो कर सकते हो कर लो, ये तो आप लोग करते हो, नहीं है पैसा देने के लिए। बट अगर ये किया तो पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाएंगे, तो ये नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? इन्फ्लेट इट अवे। कितना है? 40 ट्रिलियन डॉलर्स है। यूएस करेंसी की वैल्यू को घटाते हैं। कैसे घटाते हैं? नोट छाप करके, छापो और दे दो, खत्म। उससे क्या होगा? यूएस डॉलर की वैल्यू टूट जाएगी और वहां पर हाइपर इन्फ्लेशन आ जाएगी। क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब क्या? इंक्रीज इन दी सप्लाई ऑफ करेंसी। तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है और हम सबकी जो विजन है वो बहुत ही नैरो है। वी हैव नो आइडिया व्हाट इज कमिंग। एआई की हम बातें तो करते हैं बट वी हैव नो आइडिया कि एआई का मतलब एक्चुअल में क्या, और एआई को स्केल करने के लिए क्या चाहिए। एक है एआई के बारे में बातें करना, एक है एआई को और रोबोटिक्स को एक्चुअल में स्केल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो किसके पास है? यूएस के पास है, चाइना के पास है? सबसे पहले क्या चाहिए? एनर्जी। क्योंकि जो एआई के डेटा सेंटर्स हैं वहां पर इतनी एनर्जी लगती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो एनर्जी की कॉस्ट कम कहां पर है? चाइना में। ऊपर से चाइना में क्या मिलता है कंपनीज को? सब्सिडीज, जितनी भी एआई वाली कंपनीज है गवर्नमेंट की तरफ से। यूएस में तो ऐसा नहीं हो रहा। उसके अलावा क्या चाहिए? टैलेंट, उसकी कोई कमी नहीं है चाइना में। उसके अलावा क्या चाहिए? पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम, सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज रिसोर्सेज, एम्पल ऑफ रिसोर्सेज, बिना उसके नहीं हो सकता है। तो आज नहीं तो कल ये बबल जो यूएस स्टॉक मार्केट का है वो फटना ही है। और जब वो फटता है तो हिस्टोरिकली देख लो, वो सिर्फ यूएस तक नहीं रहता है, पूरी दुनिया पे उसका असर आता है। तो अब अगर तो हर बार की तरह हो कि फटे और 2-3 साल में वापस से ऊपर आ जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर फटे और जैसा 1929 में हुआ था, जिसको द ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, और वो नीचे जाता ही चला जाए, जाता ही चला जाए, जाता ही चला जाए, और आप सब जो अपने आप को अमीर समझ रहे हो, आपका भ्रम टूट जाए कि हम अमीर नहीं हैं, तो पैसा खर्चोगे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे या पैसा बचाओगे? खर्चे कम करोगे। खर्चे कम करने का मतलब क्या? जो कंपनीज हैं उनकी हालत और खराब हो जाएगी, जिस वजह से आपका जो पैसा है, आपकी जो वेल्थ है, जो सारी कहां लगी हुई है? डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब स्टॉक मार्केट में घुसी पड़ी है। और आजकल तो एथिकली कुछ इतना गलत हो रहा है, लीगली इट इज राइट, बट एथिकली कुछ इतना गलत हो रहा है स्टॉक मार्केट में जिसकी कोई हद ही नहीं है। आईपीओ के नाम पर लोगों को इस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। ये बातें जो मैं कर रहा हूं ये उन लोगों को पता है जो टॉप पे बैठे हैं। वो खुद तो निकल जाएंगे 1000, 2000, 10,000 करोड़ लेकर के। बेवकूफ किसको बना दिया? पब्लिक। अरे इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है कि अगर पब्लिक की हालत खराब हो गई तो बिजनेसेस का क्या होगा? इकोनॉमी का क्या होगा? The foundation of an economy is public. Can't you understand that? बट इतनी लंबी विजन किसी की नहीं है। गवर्नमेंट्स को अपने वोट बैंक की पड़ी है, उनको कुछ भी करके साम दाम दंड भेद पावर में रहना है बस। कॉर्पोरेट्स को अपने प्रॉफिट की पड़ी है। कॉर्पोरेट्स के जो फाउंडर्स हैं उनको अपना पैसा निकालना है उन कंपनीज में से। रीइन्वेस्ट कौन कर रहा है? ये तो कोई पूछता ही नहीं है। बट आप लोगों के सामने कुछ नंबर्स फेंक दिए जाते हैं जिसको देख करके आप बिलीव कर लेते हो, क्योंकि बड़े बड़े लोग उसके बारे में बोल रहे हैं तो सही ही होगा ना। बड़े बड़े चैनल्स पर उसके बारे में आ रहा है तो सही ही होगा ना। और आप खुश हो जाते हो, अरे वाह सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। कुछ भी बढ़िया नहीं है। कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, कुछ बहुत बुरा हो रहा है एट अ ग्लोबल लेवल। उसके बाद जो अगले 10 साल हैं, आपने कहा था ना कि 10 साल बाद वो हो जाएगा,
प्रॉब्लम वो नहीं है, वो बीच के जो 10 साल है वो कैसे काटोगे? 10 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। जब महंगाई आसमान को छू जाएगी, जॉब्स होगी नहीं, पैसे की वैल्यू टूट जाएगी, स्टॉक मार्केट बबल फट जाएगा, इसके साथ में जुड़ा हुआ है हाउसिंग बबल, वो फट जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि जब ऐसा कुछ होगा तो क्या बचेगा, क्या मिटेगा? अगर इसको आप प्रॉपरली डीपली समझ पाओ, अभी जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसका मैं 0.01% भी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पा रहा हूं, बट मैं आप लोगों को सिर्फ मोटिवेट कर सकता हूं, एनकरेज कर सकता हूं खुद रिसर्च करने में। और हो सकता है आप भी उस सच को देख लो जो बिल्कुल सामने ही है, यही है। और जब वो समझ आ जाता है तो ये भी समझ आ जाता है कि क्या बचेगा, क्या मिटेगा, क्या बढ़ेगा, क्या घटेगा। एवरी प्रॉब्लम कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी। तो इस प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी क्या है वो भी नजर आ जाएगी। और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा होता रहा है। जो बनता है वो मिटता है, बट हमें क्या होता है, एक इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी चाहिए होती है। उस इल्यूजन को तोड़ करके अगर आप बाहर निकल करके इन सब चीजों को देख पाओ तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और फिर उस सोल्यूशन की जितनी आप डेप्थ में जाते चले जाओगे तो वहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इस एज इफ जैसे पहले के ज़माने में जब बारिश नहीं होती थी तो जो किसान थे वो कई तरह के टोने टोटके और बहुत कुछ करते थे बारिश को लाने के लिए। आज आप गूगल पे जाओ और चेक कर लो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यू कैन प्रेडिक्ट इट फेयरली एक्यूरेटली कि ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या है और ये ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एंड इफ यू कैन कम डाउन टू समथिंग, क्योंकि वहां भी प्रोबेबिलिटी है, इफ यू कैन कम डाउन टू समथिंग दैट इज एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, तो प्रोबेबिलिटी का खेल भी खत्म। जैसे डेथ इज एन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, सिमिलरली डेथ ऑफ फिएट करेंसी इज एन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। तो आपको जो एक्शन होगा दैट विल बी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग जी।